हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडुटेडिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट 1 आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए और उन्हें सबसे अच्छा ये लगा कि उन्हें वीडियो देखने के बाद याद हो गए। और मैंने बताया भी था कि मेरी वीडियोस में मैं यही कोशिश करता हूँ, ये जितनी भी अनुच्छेद हैं ये तो हर बुक में लिखे हुए हैं दोस्त। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के आप बुक खरीदेंगे सब में मिल जाएंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको याद हो सके। ये अगर सिर्फ लिख कर दिखाना रहे या लिख करके मैं इसको पढ़ के सुना दूँ तो ये तो बहुत लोग यूट्यूब पे कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको याद हो जाए, और शायद मैं इसमें सफल हो रहा हूँ, तभी तो लोग बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट 2 में। हम लोगों ने लगभग 150 से पहले के और कुछ 1-2 बीच में के अनुच्छेद हम लोगों ने देख लिए थे और हमने काफ़ी अच्छे से उसको समझ लिया था। आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, राज्यपाल से लेकर के और लास्ट तक जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले है राज्यपाल। हम लोगों को पता है कि राज्य की कार्यपालिका का सबसे प्रधान जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। तो भारतीय संविधान में इनके संबंध में कुछ अनुच्छेद है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ डिनोट किया गया। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले याद कर लेंगे, राज्यपाल से हम लोगों को 5 पढ़ने हैं। 152, 153, 154, 155 और 161। केवल इसे क्रम से याद कर लीजिए, 52, 53, 54, 55 और 61। सबसे पहले में है परिभाषा। क्या है? राज्यपाल की परिभाषा। 53 में है राज्यों के लिए राज्यपाल। तो आपको पता है कि राज्यों के लिए ही होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल का पद किसके लिए? राज्यों के लिए बनाए गए हैं। 154 में इनके शक्ति का वर्णन किया गया है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप पढ़ रहे हैं तो कई बार क्या कर सकते हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति पढ़ा था और मैंने आपको पढ़ाया था 52, 53, 54 और 52 में राष्ट्रपति, 53 में उनके शक्ति। तो उसी तरह से यहाँ ये केवल एक परिभाषा को आप हटा दें तो राज्यों के लिए राज्यपाल, 154 में शक्ति और 155 में उनका है निर्वाचन। और आपको पता होगा कि राज्यपाल का जो निर्वाचन है वह किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो विशेष रूप से जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और 161 में है उनके क्षमादान की शक्ति। तो जब भी याद करना हो तो दोनों को साथ में याद करें। जैसे 161 में हम लोगों ने याद किया कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति, और कल हम लोगों ने जो पिछले वीडियोस के पढ़े थे इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 72 के तहत है राष्ट्रपति महोदय को क्षमादान की शक्ति। तो चलिए राज्यपाल में हमने ये 5 देख लिए। 152 में परिभाषा, 153 में है राज्यों के लिए राज्यपाल, 154 में है राज्यपाल की शक्ति, 155 में है उनके निर्वाचन की व्यवस्था और 161 है क्षमादान, ठीक है। अब आते हैं मंत्रिपरिषद। तो जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था राष्ट्रपति महोदय के संबंध में, उसी तरह से इसमें है मंत्रिपरिषद में 163, 164, 165। तो मंत्रिपरिषद में आप याद कर ले 163 के तहत मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है। और आपको पता है मंत्रिपरिषद क्या होगा, तो ये राज्यपाल की सहायता करेंगे, राज्य की कार्यपालिका के रूप में उनके लिए कार्य करेंगे। 164 में मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई बातें हैं। और कल हम लोगों ने आसानी से पढ़ा था 74 एंड 75, बस उसी चीज़ को याद के रखना है। 163, 164, 163 में है मंत्रिपरिषद जो राज्यपाल की सहायता करेंगे, राज्य का मंत्रिपरिषद है ये। और 164 में है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में जो जानकारी है वो मिलती है 164 में। 165 कल हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 76, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था महान्यायवादी। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे महाधिवक्ता। तो 165 भी एक इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद के रूप में है और इसमें है महाधिवक्ता। यह उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से महान्यायवादी केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे ये राज्य सरकार के लिए काम करते हैं। तो इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे है
168, 170 और 171 बहुत आसान है याद करना। राज्य विधानमंडल, हम लोग पढ़े राज्य विधानमंडल, जैसे केंद्र में संसदीय व्यवस्था यानी संसद है, उसी तरह से राज्य में भी एक संसद का छोटा रूप होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राज्य विधानमंडल कहते हैं। राज्य विधानमंडल भी 3 क्षेत्रों से मिलकर बनते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद जो है वो कंपलसरी नहीं है, जो राज्य उसे रखना चाहते हैं रखते हैं और जो राज्य नहीं रखना चाहते वो नहीं रख सकते। तो अभी मात्र 7 राज्यों ने विधान परिषद को रखा है। इस तरह से 168 में विधानमंडल, 169 मैंने नहीं लिखा है, अगर आप याद रखना चाहें तो एक याद कर सकते हैं। 169 में है विधान परिषद का गठन या उसका उत्साद, यानी अगर किसी राज्य को विधान परिषद बनाना है या उसे हटाना है उसके संबंध में प्रावधान 169 के तहत दिया गया है। 170 और 171 में है विधान सभा की संरचना और 171 में है विधान परिषद की संरचना। तो आसानी से याद कर सकते हैं, इसमें 3 पॉइंट याद कर लेंगे। 168 में टोटल विधान मंडल की बात हो रही है, 170 में विधान सभा की संरचना की बात कर रहे हैं और 171 में विधान परिषद की। वहाँ हमने पढ़ा था पहले राज्यसभा फिर लोकसभा, यहाँ वो नहीं है, पहले विधानसभा, क्योंकि विधानसभा सभी के लिए कंपलसरी है और विधान परिषद चूंकि कंपलसरी नहीं है इसलिए इसको बाद में जगह दी गई है। चलिए, तो ये याद हो गया, हम लोगों ने 3 पोर्शन पढ़े, राज्यपाल, मंत्री परिषद और राज्य विधान मंडल। अब आते हैं हाई कोर्ट। कल हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था तो उससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। आज हम लोग हाई कोर्ट उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। इसमें 3 अनुच्छेद पढ़ना है, 214, 216 और 231। बहुत आसान है दोस्तों। 214 के तहत राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। राज्यों के लिए क्या है, हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। और 216 में इसका गठन किया जाता है, यानी उच्च न्यायालय के। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा ये कितने अनुच्छेद के तहत, 214 के तहत, लेकिन इसका गठन किया जाता है 216 के तहत। ठीक है, और इसकी परमिशन संसद से मिलती है और अभी हमारे देश में 24 हाई कोर्ट्स है, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो यही है, 214 के तहत राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है और उसके गठन के संबंध में प्रावधान 216 में दिया गया है। लेकिन एक अनुच्छेद आपको और भी याद रखना है हाई कोर्ट के तहत, वो है 231। 231 क्या है दोस्तों, 231, इसमें कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक एचसी की व्यवस्था। तो बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट हैं जिसमें 1 से अधिक राज्यों का कार्य देखा जाता है, तो वैसे हाई कोर्ट के लिए 231 अनुच्छेद है, यानी 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। यह कितने अनुच्छेद में वर्णित है, 231। चलिए अब आते हैं केंद्र राज्य संबंध। भारत में केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, 2 स्तर पर सरकार मिलती है। इन दोनों के बीच में रिलेशन है। इन रिलेशन को बहुत सारे पॉइंट में बनाए गए हैं, जैसे विधायी संबंध, वित्तीय संबंध, प्रशासनिक संबंध। तो उसमें से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको मैंने एक शॉर्ट लिस्टेड किया है और देखिए चुटकियों में हम लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले 249, ये अलग से याद रखिएगा दोस्तों, ये बिल्कुल एक तरह का है। मैंने आपको शुरुआती वीडियोस में पढ़ाया था कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाते हैं, राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर दोनों। लेकिन राज्य सूची के विषय पर यदि केंद्र सरकार के राज्यसभा ने अगर यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि यह विधेयक जो है वह राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकते हैं। तो इसीलिए ये 200 अनुच्छेद वही है, राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून।
तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा यानी संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 249 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत विवादास्पद भी है, यही कारण है इसको बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में। अब आइए 262, यहाँ है नदी जल विवाद। कई बार एक दो राज्यों के बीच, दो से अधिक राज्यों के बीच नदी जल को लेकर के विवाद हो जाते हैं, तो उसके संबंध में प्रावधान किया गया है स्पेशली 262 में। इसे बिल्कुल याद रखेंगे। 263 है अंतर्राज्यीय परिषद। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए कैसे याद करेंगे। यहाँ हमने देखा कि राज्य सूची पर कानून बनाए जाते हैं, तो इसको बिल्कुल अलग कर ले, इस दोनों को याद कर लेंगे एक साथ। 262 एंड 263। 262 में कहता है नदी जल विवाद है, और अंतर्राज्यीय परिषद वो परिषद होता है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं और इधर से प्रधानमंत्री होते हैं केंद्र स्तर से, और एक संयुक्त रूप से बैठक होती है। तो इस तरह से याद करने के लिए क्या करेंगे, नदी जल विवाद हो रहा है और उसको सुलझाने के लिए क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद बनाया जा रहा है। तो इसी तरह से 262 और 263 यानी 262, 263 नदी जल विवाद और अंतर्राज्यीय परिषद। अब इसको दोनों को एक साथ 260C में है संचित निधि। आपको पता होगा कि भारत में जो राजस्व की वसूली होती है वह केंद्र स्तर पर एक निधि है जिसमें जमा होती है, उस निधि को कहा जाता है संचित निधि। में देखा था संचित निधि, ये संचित निधि है जिसमें केंद्र के राजस्व को रखा जाता है और वहां से व्यय किए जाते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक है आकस्मिक निधि, जो आवश्यक कार्यों के लिए होता है, जो अचानक आते हैं। तो दो निधि याद करना है, तो इसीलिए हम लोग दोनों को एक साथ कर लेंगे। 266 संचित निधि, 267 आकस्मिक निधि, तो इन दोनों को एक साथ रखेंगे। अब आ जाइए 280, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको अलग रखेंगे। ये है हमारा वित्त आयोग। आपको पता होगा कि वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का विभाजन करना। और इस संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहे हैं, जैसे आपने अभी हाल ही में पढ़ा होगा कि 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, इनके सिंह इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं और ये 2015 से लेकर के 2020 के लिए 2020 से लेकर के 2025 के लिए अपने भी रिपोर्ट देंगे। तो ये जो 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, यह अनुच्छेद 280। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 312, 315, 312, 315। 312 के तहत है अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवा। और 315 के तहत है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। अब देखिए यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन ही यूपीएससी के द्वारा किया जाता है, यानी नियुक्ति। तो अखिल भारतीय सेवाएं क्या होते हैं, भारत स्तर पर सेवा देने वाले कुछ अधिकारी गण को अखिल भारतीय सेवा का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में 3 प्रकार के अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएएस होते हैं प्रशासनिक सेवा, आईपीएस होते हैं पुलिस सेवा और आईएफएस होते हैं वन सेवा। दोस्तों यहाँ पे ये वन में इंडिकेट करने के लिए ही मैंने ये लिखा है, क्योंकि कई एग्जाम में ये पूछ दिए गए हैं कि भारतीय अखिल भारतीय सेवा कौन से नहीं है। तो नहीं में एक आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, तो बार बार उसको फंसाने के लिए इसमें विदेश सेवा को देगा आपको। तो आपको यह याद रखना है कि फॉरेन सर्विस अर्थात विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है, बल्कि वन सेवा भारतीय अखिल भारतीय सेवा है। ठीक है, तो हमने देखा 312 अखिल भारतीय सेवा और 315 यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग। तो इसको एक साथ याद करेंगे। अब यहाँ आसानी से याद हो गया। 249 राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून, 262 नदी जल विवाद, 263 अंतर्राज्यीय परिषद, 266 267 संचित निधि और आकस्मिक निधि, 280 वित्त आयोग, 312 अखिल भारतीय सेवाओं का गठन और 315 संघ लोक सेवा आयोग।
अब आ जाते हैं एक यहाँ पे निर्वाचन आयोग। आपको पता होगा कि भारत में निर्वाचन कराने की पूर्ण जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के दी गई है और निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। यही कारण है कि हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ एक अनुच्छेद संविधान में दिया गया है, वह है अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं, निर्वाचन आयोग। अब आ जाइए दोस्तों, हम लोग इस तरफ आते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं SC ST और आंग्ल भारतीय, दैट मीन्स एंग्लो इंडियन। यहाँ से कई क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में बने हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंसते रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे बचा जा सके। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले SC ST के लिए, तो ये जो प्रावधान, ये अनुच्छेद एक साथ मैंने लिखे हैं, ये SC ST से जुड़े हैं, ये एंग्लो इंडियन से और ये OBC से जुड़ा हुआ है। तो मैंने सबको अलग अलग कर दिया ताकि आप आसानी से याद रख सकें। 330 में कहता है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति SC एंड ST के लिए आरक्षण, यानी पद यहाँ आरक्षित किए गए हैं। ये किस अनुच्छेद के तहत? तो लोकसभा में अनुच्छेद 330 के तहत। और विधानसभा, राज्यों में विधानसभा होते हैं और उन विधानसभा में SC ST के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं वो कितने के तहत किए गए हैं? 332। एक अल्टरनेट करना है। देखिए दोस्तों क्या है, इसको याद करने का उससे भी आसान तरीका है। 330, 331, 332, 333, 334, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ 4 ही याद करना है। ये दोनों लोकसभा की बात करते हैं, ये दोनों लोकसभा की बात करते हैं और नीचे वाले दोनों जो है वो विधानसभा यानी राज्यों के विधानसभा की बात करते हैं। पहले वाले लोकसभा में बात है कि SC ST को आरक्षण की, और दूसरे वाले में लोकसभा में बात है यानी 330 है, 331 में एंग्लो इंडियन की। यहाँ 332 में SC ST की बात है और फिर से 333 में एंग्लो इंडियन की बात है। तो इस तरह से शुरुआती दो, लोकसभा में पहले SC ST के आरक्षण की बात है और लोकसभा में ही एंग्लो इंडियन के लिए जो 2 पद आरक्षित किए गए हैं उसकी बात करता है। 332 एंड 333 में पहले वाले में है लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण की बात की गई है और 333 में एंग्लो इंडियन की बात की गई है। तो इसी को हम लोगों को याद करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले 330 में लोकसभा में आरक्षण किसके लिए? SC और ST के लिए, अर्थात अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए। 332 में विधानसभा में आरक्षण SC और ST के लिए। और 335 में है कि सेवाओं, जो विभिन्न सेवाएं हैं या पद हैं, उसके लिए SC ST के संबंध में विशेष प्रावधान अर्थात आरक्षण। तो सेवाओं एवं पद पे आरक्षण SC ST को दिया जाएगा 335 के तहत। तो ये 3 आरक्षण आपको याद कर लेने शुरू के, 330, 332, 335। 330 में हम लोग लोकसभा में, 332 में विधानसभा में और 335 में सेवाओं, पद और इसके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई। 338 और 338A बहुत आसान है याद करना। 338 कहता है SC आयोग, दैट मीन्स अनुसूचित जाति आयोग, शेड्यूल कास्ट। और 338 एक आता है ST आयोग, हो गया याद। 338 में है SC आयोग और 338A में है ST आयोग। अब आ जाइए, मैंने अभी भी ये बताया आपको, ये दोनों एंग्लो इंडियन से हैं। तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन अर्थात आंग्ल भारतीय के लिए आरक्षण, और नीचे है 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण। तो आसानी से याद हो रहा होगा। ये पूरे हमने SC ST के लिए पढ़े, यहाँ 2 एंग्लो इंडियन के लिए पढ़ेंगे। 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण और 333 के तहत विधानसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण। और 340 में है OBC आयोग। ये क्वेश्चन तो अभी हाल ही में करंट में भी चर्चा में रहा है कि एक OBC आयोग बनाया गया। 340 के तहत OBC आयोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। अब आ जाइए, यहाँ एक आता है 343, 343,
इस 343 से क्वेश्चन आता है राजभाषा, यानी भारत की राजभाषा क्या है। तो हमारे यहाँ भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी और लिपि के रूप में देवनागरी को अपनाया है। याद रखेंगे कि राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया है और लिपि के रूप में देवनागरी को अपनाया गया है। ये केंद्र स्तर की बात है, लेकिन राज्य स्तर पर अलग अलग छूट दिए गए हैं और वो उसको चुन सकते हैं। तो भारत की राजभाषा 343, हिंदी और लिपि देवनागरी। 343। अब देखिए आ जाते हैं हम लोग आपात उपबंध। 3 प्रकार के आपातकाल हमारे यहाँ हैं और बहुत आसान है याद करना। 352 4 डिफरेंस करना है, 356 4 डिफरेंस करना है, 360 तो 4 का गैप कर देना है। 352, 356 और 360 और 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। एक पहला राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात यह उस कंडीशन में लगाया जाता है जब देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की समस्या उत्पन्न होती है। तो इस तरह के कंडीशन में देश में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। 356 राष्ट्रपति शासन। यह तब लगाया जाता है जब किसी राज्य की जो व्यवस्था है वह पूरी तरह से विखंडित हो जाए, यानी संसदीय व्यवस्था या जो हमारा संवैधानिक ढांचा है राज्य में वह विफल हो जाता है, तो वहाँ पे लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। और 360 वित्तीय आपात, यानी अर्थात यदि भारत के किसी क्षेत्र में या संपूर्ण भारत में यदि फिनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है तो वैसे समय में 360 यानी वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। लेकिन अभी तक भारत में यह आपात एक बार भी लगाया नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने याद किया। अब आ जाते हैं 368। ये है संविधान संशोधन की लिए अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। हम लोगों ने पढ़ा था विदेशी स्रोत में कि संविधान संशोधन की विशेषता हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से ली है। और 368 मैंने याद भी कराया था कि हमारे यहाँ जो है एक ए.बी. डिविलियर्स 360 डिग्री थे, वो 368 की बात कर रहे हैं। और हम लोग ये संविधान संशोधन और संविधान संशोधन के संबंध में 2-3 बातें और याद कर सकते हैं। 368 संविधान संशोधन याद रख लीजिएगा। इसके संबंध में 2-3 बातें याद रखेंगे। इसमें संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला साधारण बहुमत पर अर्थात 1/2, दूसरा 2/3 बहुमत से और तीसरा 2/3 बहुमत प्लस राज्यों के समर्थन से किए जाते हैं। तो ये अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की व्यवस्था है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसे हम लोग ऊपर लिख सकते हैं, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान में ये जो है अनुच्छेद 370 के लिए तहत विशेष प्रावधान दिए गए हैं। और चूंकि एक विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया था, यही कारण है कि उसे कुछ विशेष रियायत दी गई है। और यह रियायत कितने अनुच्छेद के तहत दी गई है? 370 के तहत। तो हम लोग आज जितने अनुच्छेद देखे उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। राज्यपाल से जुड़े हुए हम लोगों ने देखे कुछ पॉइंट्स, परिभाषा, राज्यों के लिए राज्यपाल, उनके शक्ति, निर्वाचन और क्षमादान की शक्ति। मंत्रिपरिषद में हम लोगों ने देखा कि राज्यों में भी मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है, मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त मुख्यमंत्री की व्यवस्था है और राज्य में एक पद होता है जिसे हम लोग महाधिवक्ता कहते हैं, 165। फिर हम लोगों ने देखा राज्य के विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल का वर्णन देखा 168 में। 170 में हम लोगों ने देखा कि विधानसभा है, विधानसभा की संरचना है। 171 में हम लोगों ने देखा विधान परिषद की संरचना है। फिर हम लोग उच्च न्यायालय में आए। 214 में हमने देखा राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, 216 में देखा राज्यों के उच्च न्यायालय का गठन, 231 में हमने देखा 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय। केंद्र राज्य संबंध में 249 राज्य सूची, 262 नदी जल विवाद, 263 अंतर्राज्यीय परिषद, 266 यानी 266 संचित निधि, 267 हमने देखा आकस्मिक निधि, 280 वित्तीय आयोग यानी वित्त आयोग जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और हाल ही में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है।
312 और 315। 312 में हमने देखा था अखिल भारतीय सेवाएं और 315 में हमने देखा था संघ लोक सेवा आयोग। 324 निर्वाचन आयोग, 330, 332, 335, 338, ये 4 याद रखना है। 330, 332, 335, 338। 330 के तहत जो है लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 332 के तहत राज्यों के विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 335 में विशेष रूप से सेवाओं में पदों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है एससी एसटी के लिए। और 338 में एससी आयोग और 338 ए अर्थात 338 क में एसटी आयोग की व्यवस्था की गई है। 331 और 333, 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और 333 के तहत विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और 340 में ओबीसी आयोग। और फिर हम लोग यहाँ पढ़े थे 343 राजभाषा और हिंदी और देवनागरी। आपात उपबंध 352, 356, 360। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। फिर हम लोग आए थे 368 संविधान संशोधन की विशेषता अर्थात संविधान संशोधन की व्यवस्था 368 में है। और फाइनली 370 जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान। और इस तरह से हम लोगों ने पढ़ लिए हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। निश्चित रूप से इसमें कुछ और अनुच्छेद जोड़े जा सकते हैं, तो जब आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो उसमें इंक्लूड करते रहें। ऐसे फिलहाल इतना अगर आपके वो याद है तो आप मोस्ट ऑफली मतलब बहुत सारे एग्जाम में कंफर्टेबल फील करेंगे। इस चैप्टर के भी अगर ऑब्जेक्टिव्स की आपके पास बुक है तो निश्चित रूप से इसे ऑब्जेक्टिव बनाएं, काफ़ी मदद मिलेगी और 1-2 ऑब्जेक्टिव्स धीरे धीरे आपके जुड़ते चले जाएंगे, अनुच्छेद बढ़ते चले जाएंगे और आपका स्टोर बढ़ता चला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ याद हो गया होगा और आपको बहुत लाभ मिलेगा एग्जाम में। चलिए धन्यवाद एडुटेरिया से जुड़े रहने के लिए। इस वीडियो को पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करें।